हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज का क्लास ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा तो उसी से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी। देश की 90% जनसंख्या गांवों में रहती थी और गांव आत्मनिर्भर था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश शासन से पूर्व जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वह एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी। गांव का प्रमुख व्यवसाय कृषि था, जो एक वंशानुगत व्यवसाय था। लेकिन कृषि के साथ साथ गांव उद्योग के क्षेत्र में भी काफी उन्नत था, काफी अच्छा था। लेकिन संचार व्यवस्था विकसित नहीं हो पाने के कारण जो है गांव एक पृथक इकाई के रूप में रह गया। अगर शहर की बात करें तो शहर एक प्रशासकीय इकाई और वाणिज्यिक केंद्रों के रूप में था। भारत के द्वारा उत्पादित वस्तुएं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। जैसे बात की जाए तो भारत के रेशमी एवं सूती वस्त्र पूरे विश्व में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे और इन वस्त्रों का जो है भारत से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। इसके साथ साथ नील, अफीम, मसाले, इन सभी का भी जो है भारत से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता था। तो बात करें अगर अंग्रेज की, तो अंग्रेज जो है भारत में सर्वप्रथम एक व्यापारी के रूप में ही आए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इन लोगों ने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को जो है स्थापित किया, अर्थात ब्रिटिश शासन को स्थापित किया। तो जब भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तब हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि ब्रिटिश शासन से पहले हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को समझ लिए। अब बात करते हैं कि इनके शासन के बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इसे जानने के लिए हम लोग इस टॉपिक को 4 पॉइंट में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? तो एक है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण, दूसरा है भू राजस्व व्यवस्था, तीसरा है कृषि का वाणिज्यीकरण और चौथा है धन निकासी का सिद्धांत। तो आइए एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण में एक वर्ड है उपनिवेशवाद। तो सबसे पहले उपनिवेशवाद का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं उपनिवेशवाद? तो उपनिवेशवाद जो है एक विस्तारवादी अवधारणा है जिसमें आर्थिक शोषण होता है, किसी देश का आर्थिक शोषण होता है। या फिर हम यह कह सकते हैं कि यह जो उपनिवेशवाद है यह साम्राज्यवाद का ही एक नया रूप है जिसका स्वरूप आर्थिक होता है। तो उपनिवेशवाद के तहत क्या होता है कि एक राष्ट्र के द्वारा, एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश के आर्थिक संरचना पर नियंत्रण कर लिया जाता है और नियंत्रण करने वाला देश मातृ देश कहलाता है, मदर कंट्री कहलाता है। और उस मातृ देश को जो है आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया जाता है, अर्थात मातृ देश
जिस देश के आर्थिक संरचना पर नियंत्रण किया उसका वह आर्थिक शोषण करता है। तो इसे भारत और ब्रिटेन के संदर्भ में हम लोग समझते हैं ऐसे कि मान लीजिए कि यह इंडिया है, ठीक है, और यह जो है ब्रिटेन। तो उपनिवेशवाद को हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या था कि यह जो ब्रिटेन था वह भारत के आर्थिक संरचना पर नियंत्रण कर लिया। तो जब ब्रिटेन भारत की आर्थिक संरचना पर नियंत्रण किया तो यह जो ब्रिटेन जो था इसे मातृ देश कहा गया, क्योंकि नियंत्रण करने वाला देश जो है वह मातृ देश कहलाता है। तो जब यह मातृ देश कहलाया तो इसने क्या किया कि भारत से आर्थिक लाभ लेना शुरू किया। यानी यहां पर जो भी लाभ था उस लाभ का इसने शोषण करना शुरू किया। उस पर मालिकाना हक जो है इस मातृ देश का होने लगा, यानी मातृ देश का मालिकाना हक होता है। तो क्या हुआ कि इस उपनिवेशवाद के तहत जो है ब्रिटेन ने भारत की आर्थिक संरचना पर जो है नियंत्रण किया और नियंत्रण करने के बाद जो है उसका आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। तो इसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो बात करते हैं कि 1757 के प्लासी युद्ध एवं 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल के समृद्धि पर अपना पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो जब इन युद्धों के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की समृद्धि पर पूर्ण रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो तब क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था जो पहले एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी लेकिन अब वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तब भारत की जो अर्थव्यवस्था पहले आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी वह किसमें परिवर्तित हो गया? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देश के द्वारा शासित होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जब दूसरे देश के द्वारा संचालित किया जाने लगता है तब वैसी अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो क्या हुआ कि जब भारत पर ब्रिटिश का अधिकार हुआ तब इसने क्या किया कि भारत की अर्थव्यवस्था को जो है अब यह संचालित करने लगा, यानी ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश के द्वारा जो है अब वह शासित होने लगा। तो इस वजह से अब भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाई। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि परिणाम यह हुआ कि भारत अब कच्चे माल एवं खाद्यान्नों का इंग्लैंड के लिए निर्यात करने वाला देश बन गया और उसके साथ साथ उस कच्चे माल से इंग्लैंड में जो वस्तुएं तैयार की जाती थी तो उस वस्तुओं का, उस विनिर्मित माल का जो है भारत एक विस्तृत बाजार बन गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ तो तब भारत जो है एक कच्चे माल एवं खाद्यान्नों का निर्यातक एवं उस कच्चे माल के द्वारा तैयार किए गए वस्तुओं का जो है एक विस्तृत बाजार यह बनकर रह गया था। कौन? तो भारत। और यह सब कैसे हुआ? तो इन सब बातों को जानने के लिए जो है हम लोग इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद को जो है 3 चरणों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? तो एक वाणिज्यिक पूंजीवाद, दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं
कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत पहले चरण की, और यह जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तहत जितने भी चरण हैं यह सभी का सभी शोषण का चरण है। और शोषण का एक चरण समाप्त नहीं होता था कि दूसरा चरण जो है वह शुरू हो जाता था। तो आइए शोषण के इन चरणों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत जो है शोषण के पहले चरण के बारे में बात करें, जिसका नाम है वाणिज्यिक पूंजीवाद, जिसे इंग्लिश में कमर्शियल कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाणिज्य किसे कहा जाता है, यानी वाणिज्यिक अर्थात वाणिज्य कमर्शियल किसे कहा जाता है। तो धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया जो भी कार्य उसे वाणिज्य कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि पूंजीवाद किसे कहा जाता है। पूंजीवाद जो कि हर जगह आप देख रहे हैं कि वाणिज्यिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और फिर है वित्तीय पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का मतलब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में कैपिटलिज्म कहा जाता है। तो पूंजीवाद जो है वह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अधिकार करके श्रमिकों का शोषण करते हैं। तो यह जो उत्पादन का साधन है, यह वस्तुओं के उत्पादन की साधन की बात हो रही है। तो चाहे वह उत्पादन का साधन मानवकृत हो, अर्थात मानव के द्वारा तैयार किया गया हो, या फिर वह उत्पादन का साधन प्राकृतिक हो, तो उन दोनों साधनों पर जो है क्या होता था, या फिर अभी भी, कि संपन्न वर्ग के द्वारा, धनिक वर्ग के द्वारा जो है उस उत्पादन के साधन पर जो है अधिकार करके श्रमिकों का शोषण किया जाता है, उसे ही पूंजीवाद कहा गया है। तो पहले तो शब्दों का अर्थ समझे कि वाणिज्य किसे कहते हैं। धन प्राप्ति के लिए किया गया जो कार्य है उसे ही वाणिज्य कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि इस वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो है चरण वह कब से कब तक चला। तो 1757 ईस्वी के युद्ध के बाद जो है इस चरण की शुरुआत हुई, और इस पूंजीवाद का जो है चरण कब से कब तक रहा, तो 1757 ईस्वी से लेकर 1813 ईस्वी तक रहा। यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण का जो काल है वह कब से कब तक रहा, तो 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक रहा। तो आइए बात करते हैं कि इस काल के दौरान जो है अंग्रेजों का मुख्य रूप से जो ध्यान रहा वह आर्थिक लूट पर केंद्रित रहा। तो वह आर्थिक लूट पर कैसे केंद्रित रहा, तो आइए इसे समझते हैं। क्या था कि इस वाणिज्यिक पूंजीवाद के काल में जो है अंग्रेजों का जो ध्यान आर्थिक लूट पर था, तो उस आर्थिक लूट को पूरा करने के लिए जो है इसका 3 मुख्य उद्देश्य था। कहने का मतलब यह हुआ कि इस चरण के दौरान जो है अंग्रेजों के 3 मुख्य उद्देश्य थे। कौन कौन, तो एक था, पहला उद्देश्य था कि व्यापार पर, भारत के व्यापार पर एकाधिकार करके अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने समस्त प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना। यह पहला उद्देश्य था इस चरण के दौरान। दूसरे उद्देश्य की बात करें तो दूसरा उद्देश्य जो अंग्रेजों का था वह था कि किसी भी वस्तुओं को कम से कम मूल्य पर खरीदकर उसे यूरोप में अधिक से अधिक दामों में बेचना, अधिक से अधिक मूल्यों पर बेचना। तो यह इसका दूसरा उद्देश्य था। और इसका तीसरा उद्देश्य क्या था इस चरण के दौरान, तो तीसरा उद्देश्य जो था कि इन दोनों उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत में राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करना, यह अंग्रेजों का तीसरा उद्देश्य था। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब व्यापार पर एकाधिकार करके अपने समस्त प्रतिद्वंदियों को समाप्त करना, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह चरण जो था वह एकाधिकार व्यापार के रूप में आर्थिक डकैती या आर्थिक लूट का चरण था। कैसे,
तो जब व्यापार पर मान लीजिए कि अगर हमारा पूर्ण रूप से एकाधिकार हो गया और हमारा कोई भी अब प्रतिद्वंदी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब किसी भी वस्तु को जो है, मतलब कोई भी वस्तु अब वह मेरे लिए सिर्फ मतलब किसी भी वस्तु को जो है भारत के जो मजदूर थे, भारत के जो लोग थे, वह सिर्फ अब कंपनी के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि वह मनमाने दाम पर जो है, मतलब कम से कम दाम पर उस वस्तु को वह खरीदता, ताकि उसे उससे अधिक दाम देने वाला जो है कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं था। तो क्या था कि भारत में किसी भी वस्तु को वह कम से कम दाम पर खरीदता था, लेकिन उसी वस्तु को जो है यूरोप ले जाकर, इंग्लैंड ले जाकर, ब्रिटेन ले जाकर जो है वह अधिक से अधिक मूल्य पर बेचता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह चरण जो था ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, जो यह वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो यह चरण था, यह एकाधिकार व्यापार के रूप में आर्थिक डकैती या आर्थिक लूट का चरण था। तो इसी वजह से प्रसिद्ध इतिहासकार पर्सिवल स्पीयर ने जो है इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रथम चरण अर्थात वाणिज्यिक पूंजीवाद को जो है खुली और बेशर्म लूट का काल कहा है। तो खुली और बेशर्म लूट का जो है काल किस चरण को कहा गया है? प्रथम चरण अर्थात वाणिज्यिक पूंजीवाद को कहा गया है। किसने कहा है? तो पर्सिवल स्पीयर ने कहा है। जबकि भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज्य कहा है। तो 1765 से 1772 यह देखिए 1757 से 1813 ईस्वी के बीच का ही काल है। तो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने इस 1765 से 1772 ईस्वी के काल को जो है डाकू राज्य कहा है। तो बात करते हैं कि इस चरण का यानी इस वाणिज्यिक पूंजीवाद का जो है तब परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम जो है वह भारतीय शिल्प उद्योग के लिए घातक साबित हुआ। भारतीय हस्तकला उद्योग के लिए घातक साबित हुआ। हस्तकला उद्योग किसे कहा जाता है? यानी हस्तकला जो हाथों की कारीगरी होती है, ठीक है। तो हाथों की कारीगरी के द्वारा जो भी वस्तुएं तैयार की जाती है तो उसे ही जो है हस्तकला उद्योग कहा जाता है। तो भारतीय शिल्प उद्योग या भारतीय हस्तकला उद्योग के लिए जो है यह चरण घातक साबित हुआ। कैसे? तो भारत के शिल्पकारों को जो है अब अंग्रेजों ने क्या किया कि उसे बाध्य किया कि वह जो माल है सिर्फ अब कंपनी के लिए ही तैयार करे, और कंपनी ने यह भी निर्धारित किया कि वह माल कितने समय पर, कितनी मात्रा में और कितने दाम पर तैयार करना है वह भी अब कंपनी के द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। तो जब अब कंपनी के द्वारा इन सभी चीजों का नियंत्रण होने लगा तो इससे क्या हुआ कि भारतीय हस्तकला उद्योग का क्या हुआ? विनाश हुआ। तो पहले चरण में भारतीय हस्तकला उद्योग या भारतीय शिल्प उद्योग या भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का क्या हुआ? विनाश हुआ। और जब विनाश हुआ तब जाकर क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो गई। जो पहले उद्योग पर भी निर्भर थी, लेकिन अब जो है भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित हो गई। यह तो था ब्रिटिश उपनिवेशवाद का प्रथम चरण अर्थात शोषण का प्रथम चरण। अब बात करते हैं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दूसरे चरण की, यानी शोषण का दूसरे चरण की बात की जाती है। तो दूसरा चरण का नाम है औद्योगिक पूंजीवाद। औद्योगिक पूंजीवाद यह चरण कब से कब तक रहा? तो 1813 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक रहा। औद्योगिक पूंजीवाद यानी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, यानी अब जो है इंडस्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा जो है अब शोषण करना। तो कैसे? तो बात करते हैं कि 1750 से 1760 के दशक में जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और विश्व में जो है सर्वप्रथम जो है औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई वह इंग्लैंड में ही हुई थी। तो जब 1750 से 1760 के दशक में जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो इसका परिणाम क्या हुआ कि मशीनीकरण
की स्थापना हुई, कई सारे उद्योगों की स्थापना हुई, कई सारे फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, कई सारे कारखानों की स्थापना हुई। और यह जो चरण जो 18वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ वह 19वीं सदी के प्रारंभ तक चला। यानी मुख्य रूप से जो है यह औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में 19वीं सदी के प्रारंभ तक जो है यह चला, यानी जोर पकड़ लिया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई तो उस दौरान जो है इंग्लैंड में कई सारे उद्योगों की स्थापना हुई, कई सारे फैक्ट्रियों, कई सारे कारखानों की स्थापना हुई। तो जब इंग्लैंड में कई सारे उद्योगों की स्थापना हुई तो तब उस उद्योग को, उस फैक्ट्री को जो है कच्चे माल एवं खाद्यान्नों की जरूरत पड़ी, अनाजों की जरूरत पड़ी। और उसके साथ साथ कि इंग्लैंड के फैक्ट्री में, इंग्लैंड के उद्योग में जो वस्तु तैयार किया जाता था तो उस वस्तु को बेचने के लिए एक बड़े बाजार की भी जरूरत थी। तो इसे पूरा कौन करता, यानी इसके इन दोनों जरूरतों को कौन पूरा करता, तो वह भारत पूरा करता। तो इस वजह से 1813 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार ने एक नई नीति को अपनाया। और एक नई नीति क्या था कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है अब भारत में कंपनी के व्यापार करने का जो एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के बाद जो है अब ब्रिटेन की किसी भी लोगों को जो है भारत में व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया, उसके लिए मार्ग खोल दिया। जब अब भारत के किसी भी लोगों के द्वारा जो है अब भारत में व्यापार करने की शुरुआत हुई तो तब क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो उद्योगपति वर्ग के जो लोग थे उनका जो मोटिव था वह व्यापारिक वर्ग से अलग था। उसने क्या किया कि भारत के, मतलब कि यह जो हस्तकला उद्योग था, शिल्प उद्योग था, उसे जो है इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से जो है उसका विनाश किया इस दूसरे चरण में। और योजनाबद्ध तरीके से जब विनाश किया तो क्या किया कि भारतीय हस्तकला उद्योग से जो भी वस्तुएं तैयार की जाती थी तो उस विनिर्मित वस्तुओं का जो है सबसे पहले विदेशी मार्केटों से जो है उसे बाहर किया और उसके बाद जो है फिर भारतीय बाजारों से भी जो है उसे बाहर कर दिया। यानी भारतीय हस्तकला उद्योग का जो है बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से जो है इस चरण में विनाश किया गया। तो योजनाबद्ध तरीके से कैसे विनाश किया गया, तो इसके लिए जो है इन लोगों ने अर्थात ब्रिटिश सरकार ने जो है विभेदकारी आयात निर्यात कर लगाया। विभेदकारी आयात निर्यात कर कहने का मतलब यह हुआ कि आयात और निर्यात कर में जो है इन लोगों ने अंतर किया। तो आइए क्या अंतर किया तो इसे हम लोग देखें। तो बात करते हैं कि ब्रिटेन से भारत में जो विनिर्मित वस्तु का आयात किया जाता था तो उस विनिर्मित वस्तु पर जो है आयात कर कितना था, तो मात्र 3 से 5% था। जबकि भारत से जब विनिर्मित वस्तु को ब्रिटेन यानी इंग्लैंड निर्यात किया जाता था तो उस पर निर्यात कर जो है कितना लगाया गया था, 10% लगाया गया था। तो जब ब्रिटेन से कोई भी विनिर्मित वस्तु कहने का मतलब यह हुआ कि कच्चे माल के द्वारा जो है जो वस्तु तैयार की जाती है उसे विनिर्मित वस्तु कहा जाता है। और कच्चा माल किसे कहा जाता है कि वस्तु को तैयार करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे कच्चा माल कहा जाता है। जैसे बात करें कि मान लीजिए यह मार्कर ले लीजिए, ठीक है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए जो है इंक की जरूरत पड़ी, प्लास्टिक की जरूरत पड़ी। तो यह इंक, प्लास्टिक, यह सब जो क्या था, यह एक कच्चा माल था। लेकिन जब इसी कच्चे माल के द्वारा इस मार्कर को तैयार किया गया तो यह एक विनिर्मित वस्तु कहलाया। तो वही बात था कि जब ब्रिटेन से
भारत में विनिर्मित वस्तु का आयात किया गया तो उस विनिर्मित वस्तु पर जो है आयात कर मात्र 3 से 5% था, जबकि भारत से ब्रिटेन जो है जिस विनिर्मित वस्तु का निर्यात किया गया उस पर जो है निर्यात कर 10% लगा दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब निर्यात कर ज्यादा लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि उस विदेशी बाजार में, उस इंग्लैंड के बाजार में, उस यूरोप के बाजार में जो है अब भारतीय वस्तु जो है वह क्या होगा, वह महंगा हो गया। तो महंगा होने के वजह से जो है, चूंकि यहाँ पर जो है हाथ के द्वारा भी जो तैयार किया जाता था तो इस वजह से भी महंगा था, और ऊपर से उस पर निर्यात कर अधिक लगा दिया गया तो वह वस्तु और भी अधिक महंगी हो गई। और ऊपर से क्या था कि यूरोप में, इंग्लैंड में जो है अब मशीनीकरण हो गया, फैक्ट्री के द्वारा जो वस्तु तैयार किया जाता था वह सस्ते दामों पर ही तैयार कर दिया जाता था। तो इस वजह से अब विदेशी बाजार में मान लीजिए कि वही वस्तु अगर सस्ते दामों पे अगर हमें मिले तो हम जो है क्यों भारतीय बाजार के महंगे वस्तुओं को खरीदेंगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि भारतीय वस्तुओं का विदेशी बाजार से जो है उसे समाप्त किया गया, यानी उसकी बिक्री को समाप्त किया गया। फिर बात करते हैं कि भारतीय बाजार में इसे कैसे समाप्त किया गया, भारतीय हस्तकला उद्योग के वस्तुओं को कैसे समाप्त किया गया भारतीय बाजार में। तो क्या था कि जब ब्रिटेन के द्वारा जो भी वस्तु भारत में आयात की जाती थी तो वह मशीन के द्वारा तैयार होती थी, फैक्ट्री के द्वारा तैयार होती थी, तो वह सस्ते दामों पर ही उपलब्ध होती थी भारतीय बाजार में। जबकि भारत में क्या होता था, वह हाथों के द्वारा कोई भी वस्तु तैयार होता, तो इस वजह से यहाँ पर भी वो वस्तु महंगी थी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि फिर भारत के लोग भी जो थे उस ब्रिटेन के वस्तु को ही जो है खरीदना चालू कर दिए। तो इसी वजह से जो यह कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है भारतीय हस्तकला उद्योग का जो है विनाश किया। और इसमें जो उन लोगों की नीति क्या थी, तो विभेदकारी आयात निर्यात कर। तो यह जो ब्रिटिश द्वारा जो भी वस्तु आयात किया जाता था तो उस ब्रिटिश आयात पर जो है जो रियायत जो दिया गया था तो उसी रियायत को जो है उस समय इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था। इंपीरियल प्रेफरेंस का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश वस्तु पर जो आयात कर लगता था उसमें जो रियायत दी गई थी तो उसी रियायत को जो उस समय शब्द प्रयोग किया जाता था उस रियायत के लिए उसे इंपीरियल प्रेफरेंस कहा जाता था। अब बात करते हैं कि जब भारत में हस्तकला उद्योग का विनाश हुआ तब क्या हुआ कि इसके विनाश से जो है भारत के आयात निर्यात पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। आयात निर्यात पर कैसे गहरा प्रभाव पड़ा, तो वह जो अब क्या हुआ कि भारत से जो पहले विनिर्मित वस्तु का जो है अधिक निर्यात किया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि कच्चा माल और खाद्यान्न का जो है निर्यात अधिक होने लगा भारत से। तो वह किसके लिए, तो इंग्लैंड में जो स्थापित जो फैक्ट्रियां थी तो उस फैक्ट्रियों की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत से कच्चा माल एवं खाद्यान्नों का जो है सबसे अधिक निर्यात अब किया जाने लगा। तो जब भारत से खाद्यान्नों के निर्यात में वृद्धि हुई, अर्थात अनाजों के निर्यात में जब वृद्धि हुई तब जाकर क्या हुआ कि भारत में अनाजों की कमी हो गई। जब भारत में अनाजों की कमी हुई तो इससे क्या हुआ, भारत में अनाजों के दाम में, अनाजों के मूल्य में, खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हो गई। वृद्धि होने का कारण क्या था, क्योंकि अब क्या हुआ कि भारतीय हस्तकला उद्योग के विनाश होने से, समाप्त होने से भारत से अधिक मात्रा में कच्चा माल एवं खाद्यान्नों का निर्यात होने लगा। जब अधिक मात्रा में जो खाद्यान्नों का निर्यात हुआ तो भारत में खाद्यान्नों की कमी हुई। जब भारत में खाद्यान्नों की कमी हुई तब भारत में क्या हुआ कि उसी खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हो गया था। बात करते हैं कि इस तरह से अगर बात करें कि यह जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का जो यह दूसरा चरण था तो इस चरण के दौरान क्या हुआ कि भारत जो है अब वह कच्चा माल एवं खाद्यान्न का निर्यात करने वाला भूखंड बन गया और उसके साथ साथ उस कच्चा माल के द्वारा इंग्लैंड में जो वस्तुएं तैयार की जाती थी तो उस वस्तु के लिए जो है भारत एक विस्तृत बाजार बन गया था। तो इस तरह से इसका मतलब यह जो नीति जो थी वह किस चरण
का जो है ये उदाहरण था कि भारत के द्वारा जो है कच्चा माल एवं खाद्यान्नों का निर्यात करना और उस माल के द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जाती थी उसका जो विस्तृत बाजार बनना, यह किस चरण का उदाहरण था? तो यह औद्योगिक पूंजीवाद का उदाहरण था। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से बात करें कि यह जो दूसरा चरण था यह दोहरा आर्थिक शोषण का यह चरण था। तो दोहरा आर्थिक शोषण समझ गए, क्योंकि यहां से निर्यात किया जाता था कम से कम दामों पर और वहां से जो है उसी के द्वारा जो वस्तु तैयार की जाती थी उसे जो है यहां पर बेचा जाता था। इस तरह से क्या हुआ कि यहां इस चरण में दोहरा आर्थिक शोषण किया गया। और बात करते हैं कि यह जो आर्थिक शोषण था, लेकिन इसी आर्थिक शोषण ने जो है भारत में अंग्रेजों को कुछ विकास करने के लिए भी मजबूर किया। और वह विकास कैसा था? तो क्या था कि इंग्लैंड से जो भी विनिर्मित वस्तुएं भारत आती थी तो भारत में एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए यातायात के साधनों का विकास इन लोगों को करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि मान लीजिए कि अगर यातायात का साधन का भारत में विकास ही अगर नहीं किया जाएगा तो इंग्लैंड से जो भी वस्तुएं भारत आती थी तो उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया कैसे जाता। दूसरी बात कि भारत से जो भी कच्चा माल एवं खाद्यान्न बंदरगाह तक जो पहुंचाया जाता था इंग्लैंड भेजने के लिए, तो बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए भी जो है यातायात के साधनों का विकास करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा। तो इसी वजह से यातायात के साधनों का विकास करने के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया। तो अंग्रेजों ने रेलवे का जो विकास किया वह भारतीयों के हित में सोचकर नहीं किया था। अंग्रेजों ने भारत में जो रेल को जो प्रारंभ किया वह भारतीय हितों के लिए नहीं किया, तो बल्कि भारत में जो रेल की जो शुरुआत की गई वह कंपनी के वित्तीय हितों के लिए किया गया। तो अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में रेल की जो शुरुआत की गई वह किस लिए की गई, तो कंपनी के वित्तीय हितों के लिए की गई, ना कि भारतीय हितों के लिए। तो यह पॉइंट भी हम लोग समझ गए, दूसरा चरण समझ गए। अब बात करते हैं इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद के तृतीय चरण के बारे में। तृतीय चरण जो है वह है वित्तीय पूंजीवाद अर्थात फाइनेंशियल कैपिटलिज्म। तो फाइनेंशियल कैपिटलिज्म जो होता है वह है 1858 ईस्वी से 1957 ईस्वी तक का जो काल जो था वह वित्तीय पूंजीवाद का काल माना गया है। तो बात करते हैं कि जब 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, तो तब जाकर क्या हुआ कि भारत में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई। यानी इंग्लैंड के जो धनिक वर्ग के जो लोग थे उन लोगों ने क्या किया, भारत में पूंजी निवेश करना प्रारंभ कर दिया, जिसे विदेशी पूंजी कहा गया है। तो भारत में जो इन लोगों ने जो है अंग्रेजों ने जो है विदेशी पूंजी का जो निवेश करना प्रारंभ किया, तो वह रेल, सड़क, बंदरगाह, बैंकिंग, इन सभी क्षेत्रों में जो है इन लोगों ने पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया। लेकिन विदेशी पूंजी निवेश जो भारत में सर्वप्रथम जो की गई थी वह रेलवे के विकास में की गई थी। तो मान लीजिए कि अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि विदेशी पूंजी निवेश भारत में जो है सर्वप्रथम किसके लिए की गई थी, तो वह रेल के लिए की गई थी, रेलवे के विकास के लिए की गई थी। तो इसके साथ साथ अब क्या हुआ कि इस चरण में जो है भारत एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जो है वह बैंकों, आयात निर्यात संस्थाओं और प्रबंध संस्थाओं से जो है एक दूसरे को जोड़ दिया गया। कहने का मतलब यह हुआ कि इस चरण के दौरान जो है जब पूंजी मतलब विदेशी पूंजी अब निवेश होने लगा, तब जाकर क्या हुआ कि भारत एवं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को जो है वह बैंकों, आयात निर्यात संस्थाओं और प्रबंध संस्थाओं के साथ जो है इन दोनों अर्थव्यवस्था को जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ भले ही दोनों के अर्थव्यवस्था को इन क्षेत्रों के साथ जोड़ दिया गया, भले ही जो है भारत में जो है विकास करने के लिए जो है विदेशी पूंजी का निवेश किया गया, लेकिन फिर भी जो है भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। तो भारत में उद्योगों का जो है
स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होने का क्या कारण था? क्या भारत में विदेशी पूंजी की कमी थी? जी नहीं, भारत में विदेशी पूंजी की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था। इसका मुख्य रीजन यह है कि भारत में जो धनिक वर्ग के लोग थे, जो संपन्न वर्ग के लोग थे, उसने भूमि के क्षेत्र में यानी भू संपत्ति में निवेश करने को अत्यधिक तरजीह दिया। यानी भारत में जो धनिक वर्ग के, संपन्न वर्ग के जो लोग थे, उसने उद्योगों के पीछे ध्यान ना देकर, उसे तरजीह ना देकर, उन लोगों ने जो है अपना निवेश जो है वह भू संपत्ति में लगाना अत्यधिक उचित समझा। तो इसी वजह से जो है भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया था। तो यह तो था ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण के दौरान जो 3 चरण थे, इसे हम लोग समझे। अब बात करते हैं कि यह जो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा, उसके अंतर्गत दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वह है भू राजस्व व्यवस्था। क्या है? भू राजस्व व्यवस्था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में 3 तरह की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। और वह जो 3 तरह का जो भू राजस्व व्यवस्था था, कौन कौन? तो एक अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरा जो था महालवाड़ी व्यवस्था। लेकिन यह तीनों जो भू राजस्व व्यवस्था था, इन तीनों का जो मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक राजस्व वसूल करना, अधिक से अधिक लगान वसूल करना। यही इन तीनों भू राजस्व व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था के तहत जो है अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में अगर बात करें, जिसे इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है, तो क्या था कि प्रारंभ में जो है यानी भू राजस्व जो वसूल की जाती थी, भू राजस्व से जो राजस्व को वसूल किया जाता था, लगान को जो वसूल किया जाता था, वह वार्षिक वसूल किया जाता था। लेकिन जब लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर आए, तब उन्होंने क्या किया कि इस भू राजस्व को वसूलने का अधिकार 1790 ईस्वी में जमींदारों को दे दिया। और यह भी प्रावधान किया गया कि अब जो भू राजस्व जो वसूल किया जाएगा वह 10 वर्ष पर किया जाएगा, यानी 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को इसने शुरू किया। लेकिन फिर जाकर क्या हुआ कि 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसी व्यवस्था को, उसी बंदोबस्त को जो है अस्थायी रूप प्रदान कर दिया। यानी 10 वर्षीय लगान व्यवस्था को जो है उसने अस्थायी रूप प्रदान कर दिया, और तब जाकर जो है उस लगान व्यवस्था को, उस लगान बंदोबस्त को जो है अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। तो आइए बात करते हैं अस्थाई बंदोबस्त का अन्य नाम क्या क्या है, अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसे परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है, इसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसे जमींदारी या फिर जागीरदारी या फिर मालगुजारी या फिर विश्वेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। यह सभी नाम अस्थाई बंदोबस्त का ही है। तो अब बात करते हैं इसकी शुरुआत किसने की, कब की। तो इसकी शुरुआत जो हुई वह 1793 ईस्वी में हुई। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अर्थात इस व्यवस्था के, इस बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो इस व्यवस्था को शुरू किया था वह किसके मदद से? तो सर जॉन शोर के मदद से किया था। अब बात करते हैं कि यह जो व्यवस्था, जो लगान वसूल करने की जो व्यवस्था लागू की गई थी, तो वह संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू की गई थी? तो संपूर्ण भारत के जो है यानी संपूर्ण भूमि के जो है 19% भूभाग पर जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और सर्वप्रथम जो लागू किया गया था इस व्यवस्था को, तो वह था बंगाल, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं गाजीपुर में जो है इस व्यवस्था को शुरू किया गया था सर्वप्रथम जो है। फिर बात करें कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रावधान क्या किया गया था, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है भूमि का स्वामी यानी भूमि का मालिक जो है वह जमींदारों को माना गया, और लगान वसूल करने का
अधिकार जो है वह किसे प्रदान किया गया, तो लगान वसूलने का अधिकार जो है जमींदार को प्रदान किया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है सरकार एवं किसान के बीच जो है एक बिचौलिए ने जन्म ले लिया जिसका नाम था जमींदार। तो सरकार और किसान के बीच जो है इस व्यवस्था में एक बिचौलिए ने जन्म लिया जिसका नाम था जमींदार, और जमींदार को ही जो है इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का मालिक माना गया, भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया और उसे ही जो है किसानों से लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। तो क्या प्रावधान था कि जमींदार जो है किसानों से लगान वसूल करके जो है सरकार को लगान देंगे। तो जो लगान जमींदार वसूल किया करते थे तो उस लगान का 89% हिस्सा जो है कंपनी को देता था, जबकि 100% में से 11% जो हिस्सा था वह जमींदार अपने पास रखता था अपने सेवा के रूप में। सेवा के रूप में कहने का मतलब है कि वह किसानों से जो लगान वसूल करता था तो उसके लिए जो है उस लगान का 11% अपने पास रखता था, जबकि 89% जो है वह कंपनी को देता था अर्थात सरकार को देता था। तो बात करते हैं कि इस व्यवस्था के अंतर्गत, इस अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जो है एक सूर्यास्त कानून को शुरू किया गया था जिसे सनसेट लॉ कहा जाता है। तो यह सूर्यास्त कानून क्या था, तो सूर्यास्त कानून का मतलब यह था कि सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो लगान निर्धारित करने के लिए जो पहले ही तिथि निर्धारित की जाती, लगान वसूल करने के लिए जो पहले ही तिथि को निर्धारित की जाती थी, यानी मान लीजिए कि आज अगर बात हुई, ठीक है, तो आज से बोल दिया गया कि इस तिथि को जो है लगान हमें मिल जाना चाहिए। तो इसका मतलब जब लगान जो है दिया जाएगा तो तिथि तो पहले से निर्धारित हो गई। तो सूर्यास्त कानून का मतलब यह था कि पहले से निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक जो है, यानी जो तिथि लगान वसूलने का जो निर्धारित किया गया था तो उस तिथि के सूर्यास्त होने तक जो है जमींदारों को लगान वसूल करके जो है सरकार को देना होता था, कंपनी को देना होता था। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस निर्धारित तिथि के सूर्यास्त होने तक जो है अगर जमींदार लगान वसूल करके जो है कंपनी को नहीं देते थे तो उससे क्या था कि जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, अर्थात उस जमींदार की जमींदारी नीलाम करके दूसरे जमींदार को दे दिया जाता था। तो यही था सूर्यास्त कानून का प्रावधान। फिर बात करते हैं कि यह जो जमींदारी व्यवस्था जो थी, यानी इसी अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया है। तो इस जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि कई सारे छोटे छोटे जमींदारों का उदय हुआ जो बड़े जमींदारों से जो है लगान का कुछ हिस्सा लेकर जो है किसानों से अब लगान वसूलने का काम करने लगे। यानी क्या हुआ कि अब जो बड़े जमींदार जो थे अब किसान से वो सीधा लगान वसूल नहीं करते थे, लेकिन तो क्या हुआ कि उसके अंतर्गत कई सारे छोटे छोटे जमींदारों का उदय हुआ इस व्यवस्था के अंतर्गत। अब वो जो छोटे छोटे जो जमींदार थे तो उन बड़े जमींदारों से लगान का कुछ हिस्सा लेकर किसानों से लगान वसूल करते थे। तो इसी व्यवस्था को जो है आश्रित भूधृति व्यवस्था या फिर पटनी तालुकों कहा गया है। तो यह जो आश्रित भूधृति व्यवस्था या पटनी तालुकों का उदय जो है वह भू राजस्व के किस व्यवस्था के अंतर्गत हुआ था, तो वह अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या परमानेंट सेटलमेंट के तहत जो है इस व्यवस्था का उदय हुआ था। अब बात करते हैं कि 1799 ईस्वी में जो है एक कानून बनाया गया। वह कानून यह था कि अब अगर कोई भी किसान निर्धारित समय पर जमींदार को अगर लगान नहीं देता है तो जमींदार को इस कानून के द्वारा 1799 के अधिनियम के द्वारा जमींदार को यह अधिकार दिया गया कि उस किसान का जो है जमीन जो है मतलब उस किसान को जो है उस जमीन के हक से जो है हटा दिया जाए, यानी उस किसान का जो है अब मालिकाना हक उसका समाप्त कर दिया जाता था। अगर निर्धारित समय पर जो है किसान लगान नहीं देते तो जमींदार को यह अधिकार प्रदान किया गया था कि उसके भूमि से जो है मानो उस किसान को वंचित कर दिया जाए। तो इससे क्या हुआ कि अब जो है यानी जमींदार लोग जो थे इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों का शोषण करने लगे। इस व्यवस्था का दुष्परिणाम यह था कि जो है ये लोग जमींदार लोग जो थे किसानों का शोषण करने लगे। दूसरी जो
इसका जो दुष्परिणाम था वह यह था कि सरकार एवं किसान के बीच जो है सीधा संपर्क स्थापित नहीं था। फिर बात करें कि जब इस व्यवस्था को शुरू किया गया तब इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद जो है कानूनी विवाद में जो है वृद्धि हुई। कानूनी विवाद में क्यों वृद्धि हुई इस व्यवस्था को शुरू करने के बाद? तो इसका मुख्य कारण यह था कि यह जो जमींदारी क्षेत्र जो था, यानी जमींदार को जो है लगान वसूल करने के लिए जो क्षेत्र दिया गया था, तो उस जमींदारी क्षेत्र का जो है निर्धारण नहीं किया गया था। तो इसी वजह से जो क्या हुआ कि जमींदार एवं किसानों के बीच जो है मतलब वह कानूनी विवाद बढ़ने लगा। तो इसीलिए कहा गया है कि इस व्यवस्था के लागू होने के बाद जो कानूनी विवाद में जो है वृद्धि हुई। क्यों हुई इसका रीजन आपको बताया गया। फिर बात करते हैं कि कंपनी ने जो है, अंग्रेजी सरकार जो थे उसने जमींदारों को जो है किसान को पट्टा जारी करने के लिए कहा, लेकिन जमींदार ने क्या किया कि किसानों को पट्टा जारी नहीं किया इस व्यवस्था के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि पट्टा क्या होता है। पट्टा का मतलब होता है लीज। लीज मतलब एक तरह से उस भूमि पर जो है निजी स्वामित्व का जो है एक प्रमाण होता है कि उस प्रमाण के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि उस भूमि के मालिक हम हैं। तो यही जो है उसे लीज कहा जाता है इंग्लिश में, यानी जिसे हिंदी में पट्टा कहा जाता है। तो कंपनी ने क्या किया कि जमींदारों को पट्टा देने के लिए कहा, किसे? किसानों को। लेकिन जमींदार ने किसानों को जो है पट्टा नहीं दिया। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यह था कि जमींदार के ऊपर जो है वह सरकारी नियंत्रण कायम नहीं था। तो इसी वजह से जमींदारों ने मनमाना किया, किसानों का शोषण किया। जब मन किया, अगर उसने कर नहीं दिया तो उसे उसके मतलब कि क्या चीज, उसके मतलब कि जो है जमीन से, भूमि से उसे वंचित कर दिया जाता था किसानों को जो है। तो यही था पट्टा जारी नहीं करने का जो है मुख्य रीजन कि जमींदारों पर जो है सरकारी नियंत्रण स्थापित नहीं था। फिर बात करते हैं कि 1793 ईस्वी में जो है जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को शुरू किया, तब क्या हुआ कि 19वीं सदी में जो है जाकर भूमि में मतलब भूमि का मांग बढ़ गया। इस जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का जो है मतलब कि मांग बढ़ गया, किराए पर लेने के लिए मांग में वृद्धि हो गई। तब जाकर जो है जमीन के जो है मालिक, उस समय जो जमींदार कहलाते थे, उन लोगों ने क्या किया, भूमि का जो है किराए में वृद्धि कर दी। तो जिससे जो है किसानों ने जो है मतलब क्या किया, विद्रोह किया। और तब जाकर जो है 1885 ईस्वी में जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम लाया गया, बंगाल एवं बिहार को ध्यान में रखते हुए। तो 1885 ईस्वी में जो है बंगाल किराएदारी अधिनियम जो लाया गया था वह किसके लिए? तो बंगाल एवं बिहार के भूमि के लिए जो लाया गया था, जिसमें जो है जमींदारों एवं किराएदारों को जो है परिभाषित किया गया था। तो यह तो था अस्थायी बंदोबस्त। अब बात करते हैं दूसरे भू राजस्व व्यवस्था के बारे में, तो वह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रैयत का मतलब क्या होता है। रैयत का मतलब होता है किसान। इसका मतलब यह हुआ कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है अब सरकार एवं किसान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। इस व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि बिचौलिया जो जमींदार था उसे हटाकर जो है अब भूमि का जो मालिकाना हक किसान को ही प्रदान किया गया। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो है सीधे रूप से जो है लगान जो है वह सरकार को देते थे। इसमें किसी भी बिचौलिए की कहीं भी कोई जगह नहीं थी। तो ऐसी ही व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। तो यह जो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी, यह भारत के संपूर्ण भूभाग का जो है यानी संपूर्ण भूमि का जो है वह 51% भूभाग पर जो है इसे मतलब कि कायम किया, इसे स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं कि जबकि अस्थाई बंदोबस्त जो है वह 19% भूभाग पर लागू था, जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था यह 51% भूभाग पर लागू था। तो अस्थाई बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। जबकि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक कौन थे इस व्यवस्था के? तो इस व्यवस्था के जनक थे अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में
कि इस व्यवस्था को जो सर्वप्रथम जो शुरू किया गया था वह 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के जो है बारामहल क्षेत्र में किया गया था। संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में नहीं किया गया था, बल्कि मद्रास प्रेसिडेंसी के सिर्फ बारामहल क्षेत्र में किया गया था 1792 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब 1820 से 1827 के दौरान टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर बने, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बने, तब उन्होंने जो है 1820 ईस्वी में जो है इसी व्यवस्था को, इसी रैयतवाड़ी व्यवस्था को पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। तो कब? 1820 ईस्वी में। लेकिन सर्वप्रथम जो इसे शुरू किया गया था वह 1792 ईस्वी में। तो बारामहल, और बारामहल कहाँ पड़ता है? तो वह मद्रास में पड़ता है। तो इसका मतलब सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ? तो वह मद्रास में शुरू हुआ। तो इसी वजह से इस व्यवस्था का जो जनक माना जाता है अलेक्जेंडर रीड एवं टॉमस मुनरो को माना जाता है। तो बात करते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 1820 ईस्वी में पूर्ण रूप से यह लागू हुआ। उसके बाद जो है फिर 1825 ईस्वी में जो है ये टॉमस मुनरो के शिष्य, जिनका नाम था एल्फिंस्टन, तो एल्फिंस्टन ने जो है 1825 ईस्वी में इसी व्यवस्था को बंबई प्रेसिडेंसी में शुरू किया, उसे लागू किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो व्यवस्था थी वह मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बंबई प्रेसिडेंसी में पूर्ण रूप से लागू थी। यह प्रश्न पूछा भी जाता है, और यहाँ इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि यह व्यवस्था जो है भारत के किन क्षेत्रों में जो है वह स्थापित था, लागू था। तो वहाँ पर जो ऑप्शन दिया जाता है पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत। तो यहाँ तो आंसर क्या होना चाहिए? तो चूंकि बंबई प्रेसिडेंसी में भी लागू था तो इसका मतलब पश्चिमी भारत में, और फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में भी था तो इसका मतलब दक्षिण भारत। इसका मतलब पश्चिम भारत एवं दक्षिण भारत दोनों में जो है यह व्यवस्था लागू था। अब बात करते हैं कि 1835 ईस्वी के बाद क्या हुआ कि विग्नेट महोदय के द्वारा जो है इस व्यवस्था में सुधार किया गया था। अब बात करते हैं कि भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अगले व्यवस्था के बारे में, और उसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महाल का मतलब क्या होता है। महाल का शाब्दिक अर्थ होता है समूह। इसका मतलब यह हुआ कि सामूहिक रूप से जो है कृषि कार्य करते हुए लगान अदा करना, इसे ही महालवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। तो इसमें जो है यानी महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो क्या था कि भूमि का जो है सर्वेक्षण किया जाता था। सबसे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट यहां पर जो है बताना था कि इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ कि सरकार ने क्या किया कि सबसे पहले भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू किया। भूमि सर्वेक्षण के बाद जो है लगान कितना देना है उसे निर्धारित किया गया, और जब लगान निर्धारित किया गया तब जाकर जो है किसानों को जो है पट्टा देने का काम किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत। तो अब बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। तो महालवाड़ी व्यवस्था यानी महाल का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है समूह। तो इसका मतलब यह था कि इसके अंदर जो प्रावधान जो किया गया था कि गांव या गांव के समूह को जो है इकाई मानकर जो है उन लोगों के लिए जो है लगान को निर्धारित करना। तो गांव या गांव के समूह को जो है एक इकाई मानकर जो निर्धारित लगान, मतलब लगान को जो निर्धारित किया गया था, तो उस निर्धारित लगान को वसूल करने का अधिकार किसे दिया गया? तो उस निर्धारित लगान को वसूल करने का अधिकार गांव के मुखिया को दिया गया। किसे दिया गया? तो गांव के मुखिया को दिया गया। तो देखिए पहली व्यवस्था में क्या थी कि जमींदार लगान वसूल करते थे, दूसरी व्यवस्था में क्या थी कि किसान सीधा लगान सरकार को देते थे, और तीसरी व्यवस्था में क्या थी कि गांव के मुखिया जो है लगान वसूल करके सरकार को देते थे। और गांव के मुखिया को जो है उस समय लंबरदार भी कहा जाता था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब जो यह व्यवस्था जो थी वह भारत के मतलब संपूर्ण भारत के 30% भूभाग पर यह व्यवस्था लागू थी। तो तीनों व्यवस्था में से सबसे अधिक भूभाग पर कौन सी व्यवस्था लागू थी? तो वह थी रैयतवाड़ी व्यवस्था जो 51% भूभाग पर लागू थी। महालवाड़ी व्यवस्था जो 30% भूभाग पर यह लागू था। अब बात करते हैं इस व्यवस्था के जनक के बारे में। तो इस व्यवस्था के जनक के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में जो है हॉल्ट मैकेंजी ने इस व्यवस्था के बारे में जो है मतलब प्रस्ताव दिया था। तो जब इन्होंने इस व्यवस्था के बारे में 1819 ईस्वी में प्रस्ताव दिया तो 1822 ईस्वी में जो है इनके प्रस्ताव को मानकर जो है इस व्यवस्था को कानूनी रूप दे दिया गया। तो जब कानूनी रूप दे दिया गया तो इस वजह से इस व्यवस्था के जनक किसे माना गया है? तो हॉल्ट मैकेंजी को माना गया है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब
इस व्यवस्था को शुरू करने की बात आई, लागू करने की बात आई, तो इसमें कई सारी त्रुटियां देखने को मिली। इस वजह से यह व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही थी। तो फिर जाकर क्या हुआ कि विलियम बेंटिक के समय जो है इस व्यवस्था में जो है सुधार किया गया, और वह सुधार किसके द्वारा किया गया, तो मार्टिन के द्वारा किया गया। तो जब इस व्यवस्था में सुधार किया गया विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, तब जाकर जो है सुधार करते हुए इस व्यवस्था को सर्वप्रथम जो है संयुक्त प्रांत अर्थात अवध में जो है इस व्यवस्था को पहली बार लागू किया गया था। और उसके बाद जो है फिर मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश में और फिर पंजाब में जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था। लेकिन सर्वप्रथम पूछा जाए तो वह अवध में अर्थात संयुक्त प्रांत में लागू किया गया था। तो चूंकि यह उत्तर भारत का क्षेत्र था और इसके साथ साथ अवध के साथ साथ जो है आगरा में भी जो है इस व्यवस्था को लागू किया गया था, तो इसी वजह से जो है उत्तर भारत में जो है इस व्यवस्था का जनक कौन हुए, तो वह मार्टिन हुए। लेकिन अगर क्षेत्र के रूप में ना पूछ के सीधा पूछा जाए कि महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे, तो वो होंगे हॉल्ट मैकेंजी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात की जाए तो इस व्यवस्था के तहत जो है मतलब किसानों का जो है एक तरह से शोषण ही हुआ। क्यों? क्योंकि क्या था कि इस तीनों के तहत जो है लगान वसूल करने की जो है मतलब कि जो प्रतिशत जो थी, यानी लगान जो लिया जाता था, वह अधिक से अधिक लगान वसूलने की जो है व्यवस्था की गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इससे किसानों की स्थिति दयनीय ही हुई थी। अब बात करते हैं कि इस अर्थव्यवस्था के तहत जो है तीसरे चरण के बारे में, और वह है कृषि का वाणिज्यीकरण अर्थात कृषि का जो है कमर्शियलाइजेशन करना। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अब जो है यानी भू राजस्व में परिवर्तन करने के बाद जो है अब बारी किसकी थी, तो कृषि उत्पादन में परिवर्तन की। तो क्या हुआ कि पहले जो कृषि कार्य किया जाता था भारतीय कृषकों के द्वारा, भारतीय किसानों के द्वारा, तो वह आजीविका चलाने के लिए किया जाता था। लेकिन अब क्या था कि ब्रिटिश शासन के द्वारा जो है इस कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, व्यवसायीकरण किया गया, कमर्शियलाइजेशन किया गया। तो वह कैसे, तो आइए बात करते हैं कि क्या था कि 1813 ईस्वी में जो है ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को जो है जोर देने के लिए, उसे तीव्रता प्रदान करने के लिए जो है उसे कच्चे माल एवं खाद्यान्नों की जरूरत थी। तो उसकी जरूरत जो है वह कौन पूरा करती, तो वह भारतीय कृषि जो है उनके उस जरूरतों को पूरा करती। तो इसीलिए जो है क्या हुआ कि इस दौरान जो है 1813 ईस्वी से क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को जो है जबरन वैसे फसलों का खेती करने के लिए कहा जिस फसल को आसानी से बाजार में बेचा जा सके, तुरंत बेचा जा सके, और वैसे फसल को जो है नकदी फसल कहा गया है। तो वैसे फसलों को क्या कहा गया है, तो नकदी फसल कहा गया है, यानी नगद फसल कहा गया है। तो इस फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, तो जैसे कपास, रेशम, नील, अफीम, चाय एवं कॉफी। लेकिन क्या था कि विदेशी पूंजी जो भारत में निवेश की जा रही थी, तो उन लोगों ने मुख्य रूप से विशेष बल किस बागान पर दिया, तो चाय बागान पर जो है उन लोगों ने अधिक जोर दिया। यानी अंग्रेजों ने इस पर अधिक जोर दिया। तो चाय बागान पर ही उन लोगों ने अधिक जोर क्यों दिया, इसलिए क्योंकि उन लोगों को जो है अब चाय जो है वह चाय के लिए जो है वह चीन पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो इस वजह से जो है इन सभी नकदी फसलों में से जो है अंग्रेजों ने चाय की खेती पर जो है सबसे अधिक जोर दिया, क्योंकि जो है अंग्रेजों को इसके द्वारा जो क्या होता कि चाय के लिए जो है वह चीन पर निर्भर नहीं होना पड़ता। तो इस वजह से जो है इस चाय बागान को जो शुरू किया गया, और यह जो चाय का जो बागान था इस पर पूर्ण नियंत्रण अंग्रेजों का था, इस पर भारतीयों का नियंत्रण नहीं था। तो इस दौरान क्या हुआ कि इसके लिए जो है भारत में पहला चाय बागान को जो है शुरू किया गया। भारत में जो पहला चाय बागान को जो शुरू किया गया वह कहां पर, तो वह असम में शुरू किया गया। कब, तो 1835 ईस्वी में। यह सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बात करते हैं कि जब भारत में पहला चाय बागान जो है शुरू किया गया 1835 ईस्वी में असम में, तो इस बागान के द्वारा जो चाय तैयार हुआ तो उस चाय को जो है 1838 ईस्वी में लंदन में बेचा गया था। उसके बाद फिर बात करते हैं
कि पहली जब बागान तैयार हो गया, मतलब उसे वह शुरू हो गया, उसकी शुरुआत हुई, तब क्या था कि भारत में अब चाय कंपनी की जरूरत थी। तो इस वजह से जो है भारत में पहली चाय कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई, तो असम में। और कब, तो 1839 ईस्वी में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि असम में जो है चाय कंपनी की स्थापना या पहली चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी, तो 1839 ईस्वी में की गई थी। तो इस कंपनी का नाम जो था, जो पहली कंपनी थी, उसका नाम था द असम कंपनी। ऐसे इस कंपनी की स्थापना जो है 5 लाख पूंजी के साथ जो है इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इस कंपनी का जो मुख्यालय था वह असम में था। तो इस वजह से भारत में जो है पहली चाय कंपनी की स्थापना वह 1839 ईस्वी में असम में हुई थी, जो भारत की सबसे पुरानी चाय कंपनी है। और यह जो सबसे पुरानी चाय कंपनी है वह अभी भी वर्तमान में काम कर रहा है। इसके साथ अब अगर बात करें तो भारत में जो है चाय उद्योग का कंपनी की स्थापना तो 1839 में हुई, लेकिन भारत में चाय उद्योग का जो विकास हुआ वह 1850 ईस्वी के बाद ही हुआ। तो जब भारत में चाय उद्योग का विकास 1850 के बाद हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश काल में भारत में जो चाय का आयात जो किया जाता था वह कहाँ से, तो वह चीन से। अर्थात ब्रिटिश काल में भारत में जो चाय को जो मंगवाया जाता था वह कहाँ से मंगवाया जाता था, तो वह चीन से मंगवाया जाता था। और फिर बात करें कि यह जो कृषि के वाणिज्यीकरण के द्वारा क्या हुआ कि इसके 2 दुष्परिणाम हुए। कौन कौन, तो एक दुष्परिणाम क्या हुआ कि यह जो चाय बागान के लिए जो है नागपुर से जो है बंधुआ मजदूर को बुलाया गया, और बुलाने के बाद जो है उनका शोषण करना प्रारंभ कर दिया गया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कृषि के वाणिज्यीकरण के द्वारा जो है जो दुष्परिणाम हुए, तो एक दुष्परिणाम यह था कि बंधुआ मजदूर के रूप में सामने आया, जबकि दूसरा दुष्परिणाम यह था कि भारत में भयंकर अकाल पड़ा। 1866 से 67 के दौरान जो है भारत में भयंकर अकाल पड़ा, जिसे मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि वह जो अकाल पड़ा, तो क्यों अकाल पड़ा था इस वाणिज्यीकरण के द्वारा, तो क्या था कि अब कृषि के वाणिज्यीकरण के द्वारा जो है खाद्यान्नों का उत्पादन में कमी कर दिया गया, और किसके उत्पादन में जोड़ दिया गया, तो नकदी फसल में। तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत में जो है खाद्यान्नों की कमी हो गई, और इस वजह से जो है 1866 से 67 के दौरान जो है भारत में भयंकर अकाल पड़ा था। तो यही इसके 2 दुष्परिणाम थे। और उसके साथ साथ जो है कि 1890 से 1947 ईस्वी के काल को जो है इतिहासकारों ने कृषि स्थिरता का काल कहा है भारत में। अब बात करते हैं इस अर्थव्यवस्था के दौरान जो है अगले पॉइंट के बारे में, वह है धन निकासी का सिद्धांत। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में, धन निकासी के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसका अन्य नाम क्या क्या है। तो धन निकासी के सिद्धांत को अपवाह सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे धन बहिर्गमन सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे आर्थिक दोहन का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे उत्सारण का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में ड्रेन थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसके इतने अन्य नाम हैं। अब बात करते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, यानी इस सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह धन निकासी का सिद्धांत का मतलब क्या है। ठीक है, यानी धन निकासी का सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि भारत के धन को जो है वह ब्रिटेन भेज देना। कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के राष्ट्रीय संपदा से जो भी वार्षिक उत्पादित वस्तुएं जो थी उसे जो है मतलब ब्रिटेन भेज दिया जाता था, बिना किसी प्रतिफल के। मतलब उसके जो है समतुल्य जो है, मतलब हमें पूंजी नहीं मिलता था, उसका फल नहीं मिलता था, उसके समतुल्य मतलब जिसे भेजा जाता था उसके इक्विवेलेंट जो है हमें उतना दाम नहीं मिलता था। तो वैसी ही सिद्धांत को जो है धन निकासी का सिद्धांत कहा गया है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत के धन को ब्रिटेन भेज देना बिना किसी प्रतिफल के, उसे ही धन निकासी का सिद्धांत कहा गया है। तो इस धन निकासी का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो वह दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जो है इसका जो है इन्होंने उल्लेख किया था। तो सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है धन निकासी के सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था वह अपनी किस पुस्तक में, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। या फिर आपसे यह भी पूछा जाएगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है या फिर यह किनकी कृति है, तो वह दादा भाई नौरोजी के थे। तो बात करते हैं अब कि दादा भाई ने इस सिद्धांत को जो है अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। अनिष्टों का अनिष्ट कहने का मतलब एविल ऑफ ऑल एविल, अर्थात सभी दुश्मनों का दुश्मन कहा है इस सिद्धांत को, अर्थात अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। इसके साथ साथ दादा भाई ने इस सिद्धांत के बारे में जो कथन कहा है, दूसरा कथन वह था कि भारत से निकलने वाला यह खून का दरिया था। तीसरा जो कथन जो है दादा भाई ने इस सिद्धांत के संदर्भ में जो कहा है कि पीठ पर मार लो भैया लेकिन पेट पर मत मारो। तो वह सिद्धांत किसने, मतलब यह कथन किसने कहा था, तो दादा भाई ने कहा था। किस संदर्भ में, तो धन निष्कासन के सिद्धांत के संदर्भ में कहा था। तो आइए बात करते हैं कि क्या था कि दादा भाई नौरोजी ने जो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इनके इस सिद्धांत को 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि कांग्रेस ने दादा भाई नौरोजी के जो है धन निष्कासन सिद्धांत को जो है उसने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। फिर बात करते हैं कि जब इनके इस सिद्धांत को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तब दादा भाई ने जो है इसी आधार पर 1905 ईस्वी में स्वशासन की मांग की थी, यानी खुद का शासन, स्वशासन की मांग की थी। अब बात करें कि दादा भाई के बारे में कि 1892 ईस्वी में जो है ये लिबरल पार्टी, जिसे हिंदी में उदारवादी दल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कभी क्या होता है प्रश्न में लिबरल पार्टी लिख दिया जाता है, कभी प्रश्न में क्या होता है उदारवादी दल लिख दिया जाता है। बीपीएससी 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था वहां लिबरल पार्टी ना लिखकर उसका हिंदी लिख दिया गया था उदारवादी दल। तो प्रश्न क्या है कि 1892 ईस्वी में जो है दादा भाई या लिबरल पार्टी या उदारवादी दल के टिकट पर जो है ब्रिटिश संसद का सदस्य चुने जाने वाले यह पहले भारतीय थे। यानी लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है यह चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के बाद जो है उसने जीता, मतलब वह जीते थे और जीतने के बाद जो है यह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कब बने थे, तो 1892 ईस्वी में। किस पार्टी के टिकट पर, तो लिबरल पार्टी अर्थात उदारवादी दल के टिकट पर। तो ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला दूसरा भारतीय कौन था, तो वह था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब बात करते हैं कि 1867 से 1868 ईस्वी के दौरान जो है दादा भाई ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो है अनुमान जो इन्होंने लगाया था वह 20 रुपए लगाया था। तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1867 से 1868 ईस्वी के दौरान भारत में दादा भाई ने जो है प्रति व्यक्ति आय, यानी भारत के प्रति व्यक्ति आय का जो है अनुमान कितना लगाया था इन्होंने, तो वह 20 रुपए लगाया था। अब बात करते हैं कि दादा भाई जो है इस सिद्धांत के जो है मतलब आलोचक जो थे, यानी धन निकासी के सिद्धांत के जो है आलोचक थे, तो इसके साथ साथ अन्य कौन कौन से व्यक्ति जो है इसकी आलोचना की थी या ब्रिटिश उपनिवेशवाद के जो है आलोचक थे, तो उनका अन्य नाम जो है वह है एमजी रानाडे अर्थात महादेव गोविंद रानाडे, फिर है आरसी दत्त अर्थात रमेश चंद्र दत्त, फिर है गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्य अय्यर, पृथ्वी चंद्र राय और जीवी जोशी। तो यह नाम जो यहाँ पर जो लिखा गया है वह मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया है कि आप लोगों को लगेगा कि जो है हम जो है इस नाम को मनोरंजन के लिए लिख दिए, आपके टाइम पास के लिए लिख दिए, तो ऐसा मत समझिएगा। क्योंकि इस नाम को यहाँ पर इसलिए लिखा गया है कि एग्जाम में इन नामों से प्रश्न पूछा जाता है, कि वहाँ पूछा जाता है कि निम्न में से कौन कौन से व्यक्ति थे जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे, निम्न में से कौन कौन से व्यक्ति थे जो धन निकासी के सिद्धांत के आलोचक थे। तो इसी वजह से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन नामों को आप लोग मनोरंजन के रूप में मत लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में भी आपका मनोरंजन अच्छे से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या है अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि यह जो धन निकासी का जो सिद्धांत जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था, तो दादा भाई के निष्कासन के सिद्धांत में जो है एक व्यक्ति विश्वास नहीं रखते थे।
यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो निष्कासन का जो सिद्धांत था, तो इसमें जो है कौन विश्वास नहीं रखते थे, तो उस व्यक्ति का नाम था सर सैयद अहमद खां। तो यह सर सैयद अहमद खां क्यों जो है इस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे, क्यों इसका यह मानना था कि धन निकासी का सिद्धांत, मतलब अंग्रेज जो है भारत से धन निष्कासित नहीं कर रहा है, धन का निकासी नहीं कर रहा है, तो क्यों इसका यह मानना था? क्योंकि आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो सर सैयद अहमद खां जो थे, ये ब्रिटिश वफादार व्यक्ति थे, यानी ब्रिटिश के प्रति वफादार थे। तो इनका यह मानना था कि भारत में मुस्लिमों का जो विकास होगा, मुस्लिम समाज का जो विकास होगा, वह भारत में अंग्रेजों के रहते ही विकास हो सकता है। तो इस वजह से जो है यह ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है वह वफादार थे। तो इसी वजह से जो है यह दादा भाई के निष्कासन सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। अब बात करते हैं कि इस निष्कासन धन निकासी के सिद्धांत का जो है समाचार पत्र के रूप में किसने किसने आलोचना किया था, तो वह अमृत बाजार पत्रिका ने किया था, और इसके साथ साथ बाल गंगाधर तिलक के जो है मराठा पत्रिका जो थी, मराठा ने भी जो है इस धन निकासी का जो है मतलब आलोचना किया था कि भारत से जो धन निकासी जो है ब्रिटेन कर रहा है, उसकी आलोचना किया था। फिर बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति को, यह जो है ब्रिटिश शासन का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव, यानी इस दौरान जो है जब ब्रिटिशों का जब शासन स्थापित हुआ, तब इनकी जो आर्थिक नीति थी, तो उसी ब्रिटिश आर्थिक नीति को जो है कार्ल मार्क्स ने घिनौनी कहा है, यानी घिनौना कहा है। इनका यह मानना था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है वह घिनौनी है। तो आज जो है हम लोगों का यह अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्लास समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक